अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बीट स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम लकी। आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं तहरीक पाकिस्तान के अजीम कारकुन शहीद जमहूरियत ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद के साहबजादे ख्वाजा सलमान रफ़ीक। ये आज हमारे मेहमान हैं। आज हम इनसे मुख्तलिफ जो है जो सियासी सूरत हाल है, कोरोना की सूरत हाल है, इनकी गुज़श्ता जो है ना चंद माह पहले जो है ना नैब की हिरासत में रहे, जेल में रहे, वहाँ पर इनकी क्या यादें हैं, क्या इन्होंने अपने जब ये पाबंद सलासल थे तो क्या इनकी मसरूफियात थी, क्या सोचते थे, क्या जिक्र करते थे, क्या मामूलात होते थे, मौजूदा सूरत हाल पर भी इनसे जो है ना वो बातचीत करेंगे। खैर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाने का। खैर साहब, थोड़ा सा शेयर करें आप अपने नाज़रीन से कि नैब में आपने जो है ना इतना वक्त गुजारा, जेल में आपने वक्त गुजारा, वो सुहानी चांदनी रातें कैसे गुजरी? वो सुहानी चांदनी रातें तो नहीं थी, वो चांद को ग्रहण लग चुका था 2 साल से, और बदकिस्मती से वो जो ग्रहण है तहरीक इंसाफ का और उसकी क़यादत का, वो पूरी कौम जो है उसको फेस कर रही है। और ज़ाहिर है जो लोग बोलेंगे उनको फिर उसका इनाम भी मिलेगा। और मेरे वालिद से लेके भाई तक, फिर हम सब लोग चूँकि एक सोच के साथ काम करते हैं और जमहूर, और हमने हमेशा जमहूरियत की बात की है, तो फिर आपको हर दौर में जब अपोजिशन आती है फिर सख्त और कड़ा वक्त काटना पड़ता है। नैब में हमें को 52 दिन रहने का मौका मिला, और इस वाले से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि चूँकि वहाँ पढ़ने का मौका काफ़ी था हमारे पास, तो कुरान मजीद की सादत हासिल की, और उसके साथ साथ हम हिस्ट्री और बाकी दीगर किताबें पढ़ते थे। और हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैंने फिर दोबारा पढ़ी वहाँ पे, और उसके बाद जो किताब मैंने पढ़ी वो नेस्ल मदीना साहब की थी, लॉन्ग वे टू फ्रीडम। उन्होंने बिल्कुल पढ़ी होगी, तो लेकिन जेल में बिल्कुल उन्होंने पढ़ी होगी। तो वो एक वक्त सख्त ज़रूर था। नैब जो ठोकर में था उसमें तो ये था कि बाहर को अंदाज़ा नहीं होता था दिन रात का, और 52 दिन वहाँ रहने का मौका मिला। लेकिन जेल में यह था कि आप सुबह से शाम तक जब तक गिनती बंद नहीं होती एक आज़ाद मौका आपके पास मौजूद था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपका एक दुश्मन बासूल है तो आपके लिए अच्छा खुशकिस्मती है, लेकिन हमारा दुश्मन बासूल नहीं था। और खान साहब ने ऐसी अजीब व गरीब हरकतें की कि मैं उनसे कम से कम इसकी तवक्को नहीं करता था। आप देखें जो प्रोडक्शन ऑर्डर था वो स्पीकर कौमी असम्बली करते थे, ज़्यादा अपोजिशन परस्यू करती थी, और स्पीकर साहब पे भी मेरा ख्याल है जो कौमी असम्बली के स्पीकर थे उन पर काफ़ी दबाव था खान साहब का। और ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें काफ़ी हद तक इन बातों की तस्दीक है। और हमारे लोग सारे जो अपोजिशन के सीनियर लोग थे, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ोमा कराम के, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए एक कोई भी बंदा हो, वो MNA या MP, उसने अपने हल्के की नुमाइंदगी करनी है, और उसको राइट है कि जब वो जेल में उस पर एक इल्ज़ाम है, उस पर कोई जुर्म साबित तो नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला था और बार बार रुकावट डाली जाती थी। फिर अफसोसक बात यह है कि सख्त तरीन फॉग में, यानी भाई को सुबह जाते थे 6-7 बजे और रात को जी, और शाम को अगर सेशन खत्म हो 8 बजे तो आप 8 साढ़े 8 निकलें, और फिर उसके बाद फॉग में अब वो पुलिस वाले जो आपके साथ हैं, जो अलीट आपके साथ है, उनकी भी जिंदगी का मामला है, और सड़क बंद है, मोटरवे पुलिस को रिक्वेस्ट की जाती है कि यार बंदे को जेल पहुंचाना है। तो ये वो सूरत हाल है जो हमने 16 महीने देखी है। और अब तक इस मौजूदा दौर में जो इमरान खान साहब का दौर है, हम दोनों भाइयों की सबसे तवील जेल है, हमें इस पर फख्र है। लेकिन उसमें यह कि हमें अंदर पढ़ने का मौका बहुत मिला, दीन को पढ़ने का मौका मिला, तारीख को पढ़ने का मौका मिला। जेल में चूंकि फवाद साहब और चीमा साहब और दीगर दोस्त मौजूद थे, डॉक्टर अकरम थे VC सरगोदा यूनिवर्सिटी के, तो एक स्टडी सर्कल था वहाँ पे, तो सीखने का और सुनने का बहुत मौका मिलता था। नैब रासत के दौरान क्या मामूलात होते थे? सोना कितने बजे, जागना कितने बजे, कोई नमाज, कोई फैसिलिटी या कोई तफ्तीश का क्या तरीका? अगर अभी नमाज तो 5 वक्त थी, 5 वक्त हम सब लोग नमाज पढ़ते थे वहाँ पे, और तफ्तीश रोजाना बास का आते थे, बास का नहीं आते थे। फिर तो वो सवालात तो वही थे 2, 4, 5, वो फिर 15 दिन महीने बाद वही सवालात, वही जवाबात। तो वो तो एक तफ्तीश की यही थी कि 2, 4 वही सवाल थे जो रिपीट किए जाते थे। मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा जो रहे हैं नैब के हिरासत में, उनका यही है कि सिर्फ वो उन्होंने सिर्फ डिटेन किया हुआ है, तफ्तीश वाला मामला कुछ नहीं था। वो आए हैं, कभी नहीं आए, बस उनका काम था कि डिटेन करना। तो आपसे कोई बाकायदा तफ्तीश भी हुई या सिर्फ बहुत ज्यादा नहीं थे? वो 2, 4 सवाल में वही थे जो पहले दिन से शुरू हो गए, बाद में तो वही सवाल, उनको भी ज़बानी याद थे, हमें भी याद थे, जवाब उनको भी याद थे, हमें भी याद थे। तो बुनियादी मकसद जो हमें भी नजर आया वो यही था कि इनको
अंदर रखें, इन पर सख्ती की जाए। चूँकि भाई बोलते बहुत हैं तो उसकी सजा वो भी, और मैं भाइयों ने की हैसियत से साथ ज़ारा हम फेस कर रहे थे। तो 52 दिन वहाँ पे हमारे गुजर गए और उसके बाद जब हम जेल आए तो मैं ये बजूर कहना चाहूँगा, राना सनाउल्लाह साहब भी कुछ अरसे बाद आ गए और आप हैरान होंगे कि 6 माह सनाउल्लाह साहब उसी जेल में रहे और हमारा आपस में जो हमारे कमरों का फासला था वो 200-250 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा, मगर 6 माह में ना वो हमारा चेहरा देख के ना उनका चेहरा देख के। हाँ, यानी मुलाकात तो छोड़ दें या दूर से होता ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, अब वो भी मुमकिन नहीं था। वो तो खैर एक पॉलिसी बाद में, जब मोहम्मद नवाज शरीफ का वो हमने इंटरव्यू किया जेल में, तो वो जब डिस्क्लोज हुआ इंटरव्यू तो उसके बाद ये सारा हुआ, मुलाकातें बंद हो गया। आपकी भी वीकली मुलाकात सिर्फ वो फैमिली के अलावा फैमिली की हुई, फिर दरमियान में प्रोडक्शन ऑर्डर 5 माह बंद हो गया। वो हुक्मरानों की तबीयत बड़ा ग्रां गुजरा प्रोडक्शन ऑर्डर पे हमारा जाना। अब प्रोडक्शन ऑर्डर पे जाके आपने ज़रा बात तो करनी है, आपने जो हुकूमती गलत चीज़ उसकी उनकी निशानदेही तो करनी है, अब उसको बुरा मान जाए या आप कहें कि मैंने फलां की वजह से फलां को ही आने देना, तो ये एक अफसोसनाक पहलू ज़रूर था। बहरहाल वक्त वो गुजर गया 16 माह का। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बड़ा इस पर बात की गई हुकूमती लोगों की तरफ से कि 5 स्टार 4 स्टार, तो वो कमरा ज़रूर देखें अगर कभी किसी को मौका मिले जिस कमरे में हम रहे हैं। नैब का या जेल का? नैब का मेरे पास जो कमरा था वो थोड़ा सा कोई 10-12 फुट था, मैं उसमें अकेला था, भाई मुझसे दूर थे, उनको आगे रखा हुआ था, तो उनको थोड़ा छोटा कमरा दिया हुआ था, उनका शायद कसूर ज्यादा था और उनका जो कमरा था वो वॉशरूम्स के पास था। और जब हम पहले दिन गए तो वॉशरूमों की कुंडी भी नहीं मौजूद नहीं थी, जो कैमरा था ऊपर जो शावर के ऊपर है वो उतार दिया गया था। तो फिर इसकी निशानदेही हमने ऑनरेबल कोर्ट में की, जो साहब कोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने फिर डायरेक्शन दी। तो हमने कहा जनाब वहाँ पे तो नहाना एक हाथ से आप दरवाजे को हाथ रखते हैं, एक हाथ से आप नहाते हैं, तो ये सब सूरत हाल थी। तो बहरहाल वो वक्त गुजर गया सब्र के साथ, क्योंकि अंदर जेल में तो कंफर्टेबल हो गया ना। जेल में असल कंफर्टेबल ये था कि एक रूटीन थी, आप सुबह नमाज पढ़ते हैं, गिनती आपकी फजर के बाद खुल जाती है 5:30-6 बजे, तो फिर ज़रा आपने नाश्ता करना है, फिर एक डिस्कशन है 4-6-10 लोगों से और लोग मिलते थे आके, आपने अखबारात के आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो बस यही वहाँ पे रूटीन थी। लेकिन वहाँ पे लिजर्ड और इंसेक्ट से काफ़ी ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि शाम के तो वही होते थे, वही होते थे और बात के ऊपर गिर भी जाते थे, तो वो भी बर्दाश्त करना पड़ता था। एक पंखा था और हमें डेजर्ट कूलर की भी इजाज़त नहीं थी। पंजाब की तमाम जेलों में डेजर्ट कूलर की इजाज़त थी और तमाम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज थी, तमाम लोगों से रब्ता करने के बाद भी ना थी ना थी। अच्छा। तो उसमें मौसम फिर गुजार दिया गया। ये आपको पता है हमारे अफसर भाइयों का और गवर्नमेंट का तरीक़ाकार होता है, यानी रूम कूलर की भी इजाज़त नहीं थी वहाँ पे। तो साहब भाई के क्या मामला थे, कोई आपस में केस के हवाले से भी डिस्कस होता होगा, कुछ जो तर्ज सियासत है आपकी अपनी या पार्टी की भी, वो भी समझ होंगे यार, डिस्कशन होती थी। हमजा भाई आए, वो एक दिन रहे हमारे साथ लेबर में रहे, उनको भी कोट लखपत भेज दिया गया। वो बड़ा एक दुख था कि चलो साथ पंचायत है। फिर यूसुफ भाई आए, यूसुफ अब्बास, उनके साथ 6 माह बड़े अच्छे गुजरे। तो हम दोपहर की वॉक इकट्ठे करते थे, दोपहर का खाना इकट्ठे हम खा लेते थे। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, भाई जब इस्लामाबाद जाते थे और लेट रात बास रात आते थे तो वो तन्हाई काफ़ी होती थी, एक वसवसा होता था कि यार अल्लाह खैर करे पहुँच जाए, फॉग है, वो परेशानी काफ़ी थी, वो मुस्तकिल एक टेंशन थी जो मेरे ज़हन पे सवार थी कि जब मोटरवे से आ रहा है और फॉग है और ज़ाहिर है कि वो बिल्कुल ट्रैफिक पर नहीं चल सकते, वो एक फिक्र परेशानी थी। तो मेरा ख्याल हुकूमत का काम यही होता है, मेंटल टॉर्चर देना। यूसुफ अब्बास को घबराया यूसुफ भाई घबराए भी नहीं थे, सो कॉन्फिडेंट, असल में मजहब की तरफ बहुत रुझान है। अच्छा। और हमें टीवी की इजाजत मिल गई थी, लेकिन मैंडेटरी पीटीवी और एटीवी था, तो वो भी हम चेहरा मुबारक था, वो हजूर जनाब खान साहब को देखा करते थे। अब वो टीवी आप कितना देख सकते हैं, और मखसूस डिस्कशंस थी। और मैंने असेंबली में क्वेश्चन पुट किया और मैंने कहा असेंबली में, जिसमें मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, स्पीकर साहब और राजा बशारत साहब भी थे, जेल हुकामी थे। मैंने कहा जी क्या पाबंदी क्यों है, आप ये न्यूज चैनल क्यों नहीं ओपन करते, या जो डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो चैनल ओपन कर दें, या जो खाना खुदा और सरकार सल्लल्लाहु का घर है वो लाइव, कुछ मजहबी चैनल आप 12-14 चैनल दे दें लोगों को, इसमें मजायका क्या है। लेकिन उस सवाल का जवाब इस देने के बावजूद कि जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, असेंबली में एग्री करने के बाद भी हुकूमत जो थी, और मैं ये सब पूरी जेल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर टीवी के 10-12 चैनल्स आ गए हैं, अभी जरूरी है कि मैं पीटीवी ही सुनूं, मेरा ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन किसी भी चैनल से, आपके लिए तो इसलिए एटीवी जरूरी हो गया ना कि भी वो, ताकि आप वो खान साहब की एटीवी पे तो था कि वो प्रोग्राम एक हफ्ता वही प्रोग्राम चलते थे, मैंने उनका कुछ वो गरीबी था। पीटीवी पे जा उस पर कभी कभी कोई प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट्री आ जाती थी, लेकिन ज्यादा तो वो इमरान साहब का नाम होता था। अच्छा, आपके तो हम गुफ्तगू और सब कुछ जो है ना साहब कोर्ट में भी जो है वो हम सुनते रहे हैं, बातचीत भी करते रहे हैं। अच्छा, आपके साहब भाई के अलावा आप क्या समझते हैं कि आपके जितने रहनुमा रहे हैं कैंप जेल में,
राना सनाउल्लाह साहब हैं, फजलमान जो है ना वो रहे हैं, यूसुफ अब्बास का है, वो तो नॉन पॉलिटिकल फिगर हैं। तो अब क्या समझते हैं किसने जवान मर्दी से सारों का हौसला जवान था, चूंकि हम सब इकट्ठे भी थे और नुमान भाई जो थे वो बास का हमारी नमाज की इमामत करते थे। अच्छा। और बड़े ही खुश अलान हैं, तो वो जो उनकी होती थी तलावत कलाम पाक, उसको हम बहुत महसूस होते थे उससे। और फवाद साहब चूँकि शायर भी हैं, राइटर भी हैं, तो और दुनिया के बहुत सब्जेक्ट्स पे उन्होंने पढ़ा है, तो उनसे हमें बहुत ज़्यादा सुनने और सीखने का मौका मिला। और वो करंट इशू पे नज़में भी अपनी हमें सुनाया करते थे। लेकिन वो देखा वो हमने कोर्स में आते हैं, लेकिन वो थोड़ा घबरा गए थे। घबरा नहीं गए थे, असल में बीमारियां भी थी अंदर, ज़ाहिर स्टेज में बीमारियां भी आ जाती हैं, फिर फैमिली लाइफ भी है, फिर फैमिली के ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बंदा शायद किसी से डिस्कस ना कर सके। ब्यूरोक्रेसी में सारी उम्र जो है जैसे आहत भाई के और जेल जाना, आज चीमा साहब के 2 बच्चे थे छोटे छोटे, तो जब वो ज़ाहिर जेल गए थे, वो 4 आज जो 6 साल के थे, वो बच्चे जब आके मिलते थे और बाप से जब अलहदा होते थे, तो वो जो फीलिंग्स होती थी उनकी आंखों में, वो हम समझ रहे होते थे एक दूसरे की। तो बहरहाल इंसान तो इंसान ही है, उस पर कोई भी मुश्किल आए, लेकिन फैमिली बच्चे तो है जो है वो पाबंद सरादरी मियां नवाशिद रहे, मरियम नवाज जो है ना वो रही, शबाशिद साहब भी रहे, हमजा भाई अंदर वो अभी तक हैं। तो क्या एक हौसला तो एक होता है, चलो यार मैं तो अब हूँ ही इंतकाम का शिकार बना हुआ हूँ, तो चले यार लीडरशिप भी है, चले ठीक है, इस तरह एक थोड़ा सा हौसला तो सर। एक तो ना दिल बड़ा मुतमिन था इब्राहिम भाई, कम से कम आपके अंदर जो है ना रोशनी होना, तो आप घबराते नहीं हैं। मुश्किलात थी, बात परेशानी, मुझे अपनी मैं बात कर रहा हूँ, भाई तो एक फाइटर आदमी है मेरा, कभी मैंने आपको पता कोई ऐसी बात या की नहीं, मेरी बड़ी सीधी सीधी सी जिंदगी है, लेकिन चूंकि तमानियत थी और ज़हन साफ था, तो कोई परेशानी नहीं थी। पता था कि मैं एक मकसद के लिए जेल काट रहा हूँ, जिसका जो कॉज हम आज कर रहा हूँ, आज तो कल मॉरल हिस्स में ज़रूर लिखेगा। और क़यादत खुद बहुत मुश्किलात में थी, पहले बेगम साहब का जो वाक़या हुआ, तो मरियम बहन ने और मियाँ साहब ने जिस जवामर्दी से जेल काटी, शहबाज साहब जेल में रहे, हमजा भाई को मैं आते हैं वो असेंबली में, तो मेरी उनसे मुलाकात होती है, 13 महीने हो गए उस नौजवान को, बड़ी मतलब फिर मुझे कहते हैं कि आपने तो 16 माह काटी है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, एक होता है, फिर एहसन भाई पकड़े गए, शाहिद साहब पकड़े गए, सनाउल्लाह साहब ने बड़ी जुर्रत से जेल काटी, और हमारे कई दोस्त जो थे वो ज़ाहिर जेलों में रहे, तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने जेल काटी है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये सिलसिला बंद करना चाहिए, इसलिए नहीं कि हम जेल में जाएंगे या आपको, देखिए मैं बताऊँ, मुल्क जिस नहज पे पहुँचा दिया ना खान साहब ने, ठीक है 100% जिम्मेदारी खान साहब की नहीं होगी, 71 साल में और लोग भी जिम्मेदार हैं, मगर 2 साल में जो मईशत जिस जगह पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम जिस तरह हमारी कम, अगर महंगाई ज्यादा हो गई है, कोई कल आ जाए वो इस किस तरह बेहतर करेगा। उस पे आते हैं वो अगले सेगमेंट में पॉलिटिकल। तो क्या खाना पीना क्या था आपका? खाना हमारा अदालत से इजाजत थी, तो 1-2 सालन आ जाते थे, तो दोपहर को हम 5-6 लोग जो थे ना वो इकट्ठे बैठ के खा लेते थे। वहाँ पे 1.5-2 घंटे करंट सिचुएशन पे डिस्कशन हो जाती थी, आर्टिकल्स आते थे उन पर डिस्कशन हो जाती थी, केसेस एक लीगल ओपिनियन एक दूसरे से ले लिया करते थे। तो एक अच्छा वक्त था जो गुजरा था। शाम को वॉक होती थी, नमाज मेरी जो थी वो 3 समझ लें आप, फजर नहीं, जोहर और असर, वो मेरी बाजमात थी। मगरिब को हमें अक्सर हम बंद हो जाते थे, तो 3 नमाजें जो थी वो कमरे में थी। कमरे का साइज 8 बाय 12 फुट था और वो 5 स्टार होटल था जो इनके वज़रा कहा करते थे। तो हमने कहा कि अल्लाह ना करे, लेकिन आप एक दिन रह लें। हम उस दिन, और देखे ना पंखा एक चल रहा है, पंखा भी अच्छा, लाइट चली गई आपकी, अब गर्मी शदीद है। अच्छा, रोज़ों में मैं आपको बताऊं कि रोज़े बड़े मुश्किल थे। जो ब्रेक ले लें रोज़ों की, एक ब्रेक ले लें मुख्तसर, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं ख्वाजा सलमान। ब्रेक के बाद बराबर जिसने हमें पहचान दी, जी बैक जी खासा रमजान मुबारक की आप बात कर रहे हैं। रमजान मुबारक जो 2019 का था, आखिरी 10 रोज़े वो हमारे लिए बहुत सख्त है, आप यकीन कीजिए, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत शदीद थी, फिर बास का लाइट चली जाया करती थी, हालांकि 2 ग्रिड से लाइट है, लेकिन बास का दोनों ग्रिड की लाइट चली जाती थी, दोनों सोर्स। तो अब आप रात को 12 बजे 1 बजे बैठे हुए अंधेरे में, तो दोनों भाई डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन एक उसमें दिलचस्प पहलू ये था कि हमें दहाइयों बाद इकट्ठा रहने का मौका मिला था, तो उसका मुस्बत पहलू था। तो हम नैब के बहुत, और इमरान खान साहब दोनों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ये कम से कम मेहरबानी जरूर की कि हम दोनों भाइयों को इकट्ठा रहने का मौका दिया। लेकिन आखिरी 10 रोजे बहुत सख्त थे। रोजा को रात तकरीबन जागते गुजरती थी, पढ़ते पढ़ाते गुजरती थी, तो फजर के बाद नींद थकावट से आती थी, आराम से नहीं आती थी। यानी आप थक गए, अभी आपने सोना, तो इतना टेम्परेचर और इतनी गर्मी है, तो आप घंटा 2 घंटे सोए, फिर उठ गए, तो 8-9 बजे जब उठे तो अब आपके होंठ जब वो खुश्क होने शुरू हो गए। तो वो आखिरी 10 रोजे थे वो बहुत मुश्किल थे। शुक्र अल्लाह ताला ने वो पूरे रखवा दिए। ईद अंदर की 2 ईदें अंदर हुई, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा
भी अंदर थी। और खाने पीने में हमें जो दोपहर को खाना आता था वो 1 या 2 सालन आते थे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके हर चीज खाते थे। वो भी हमारा अदालत से चूंकि ऑर्डर था, वो भी उन्होंने कोशिश की बंद करने की। आपको याद है एक ऑर्डिनेंस लाया गया जी, नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, और उसमें सिर्फ एक शिक थी कि बी क्लास को सी क्लास कैसे करना है। बी क्लास क्या थी वो मैं डिफाइन कर दूं। बी क्लास में एक गद्दा आपको मिलता था, जो आप कमर के मरीज हैं डॉक्टर आपको रिकमेंड कर देता है, एक मेज कुर्सी और एक मुशक्ति। ये बी और सी का फर्क है। मतलब एक मुशक्ति जो आपका वो काम करेगा बच्चा आपके साथ, एक मेज कुर्सी जिसमें आपने पढ़ने पढ़ाने का काम करना है या अपना केस तैयार करना है, और एक फोम का जरा गद्दा बेहतर सा है। अच्छा, ये बी क्लास है। अच्छा, साहब भाई कभी हंसते नहीं थे आपके साथ ये सोच के कि सलमान फंसा, बोलता तो मैं हूँ, नहीं वो लोगों को चुभता मैं हूँ, लेकिन आप बाय वन गेट वन के लिए हाँ जी, वो बाय वन गेट वन मेरी ही टर्मिनोलॉजी है। आपको शायद याद हो, ठोकर में दोस्त आए तफ्तीश के लिए नैब के, तो मैंने उनको ये बात की, तो वो फिर पूरी नैब में मशहूर हो गई थी ये बात। तो मैंने कहा था यार मैं तो वन फ्री हूँ, एक टर्मिनोलॉजी आपने सुनी होगी, भाई को पकड़ना था साथ, मैं फ्री में आ गया। तो फिर सारे जो वहाँ पे और भी लोग थे हवालात में या बाकी लोग थे, उससे बड़ा महसूस होता है इस बात पे। फिर जेल तक ये कहानी पहुंची। तो ये हकीकत है कि भाई के साथ मैं तो फ्री था, लेकिन बहरहाल मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि ये सिलसिला अब हम बंद कर देना चाहिए। ये सब मैं तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अब जब पॉलिटिक्स पे आएंगे तो मैं फिर आपको थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा कोरोना पे कर लें। आप चुके हैं सेहत भी रहे, तनार साहब ने पंजाब को सर्व किया है, तो क्या समझते हैं मौजूदा कोरोना के सूरत का किस तरह देखते हैं? कि आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सही डायरेक्शन में नहीं आ रही, क्योंकि पेशेंट जो है वो न्यूली पेशेंट जो है ना वो ऐड होते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, हॉस्पिटल्स में कैपेसिटी के इश्यूज भी हैं, लेकिन आप पर आपकी हुकूमत पर ये इल्जाम आ रहा है कि भी हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी इनहांस नहीं की गई, सिस्टम उस तरह का नहीं बनाया गया किस तरह की वबा को कंट्रोल कर सके या उसको जाहिर कर सके। तो क्या कहेंगे? मेरा ये बड़ा कम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट है, मैं इस पर कोई 5-7-8 मिनट मुसलसल बोलना चाहूँगा। मैं 19 मार्च को रिहा हुआ तो कोरोना शुरू हो चुका था, और मुझे उम्मीद थी हुकूमत से कि ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। और मैंने पहला जो मार्च का पहले 2 हफ्ते हैं और अप्रैल है, तो उसमें बहुत मैंने मुताद गुफ्तगू की, मैंने किसी पर तनकीद नहीं की, सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स की निशानदेही ज़रूर करता रहा, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने निकम्मे और इतने नाअहल लोग हैं और शायद इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब इसके बराह रास्त जिम्मेदार है। वजह उसकी ये है, और मैं लॉजिकल बात करूँगा, मेरी वैसे बात का मीडिया पे और मैंने असेंबली के फोरम पे इनके तमाम कंसर्न बंदों के सामने जो सवाल किए हैं, मुझे कम अज कम उनका आज तक जवाब नहीं मिला। मेरा सबसे पहला इनसे सवाल यह था कि जब आपने 13 जनवरी को अपने काम का आगाज किया, ये 13 जनवरी की डेट हमें एक हुकूमत पंजाब के मिनिस्टर हेल्थ और उनके जो ब्यूरोक्रेट्स थे, राजा बशारत साहब, स्पीकर साहब और 3 हम अपोजिशन के थे, वीडियो लिंक पे मीटिंग थी। ये 15 रुकनी कमेटी थी जो एक फोरम था असेंबली का, जिसने कोरोना पे काम शुरू किया था ताकि अपोजिशन के लिए हुकूमत का कर रही है और जो हमारे सवाल आता उसका जवाब हमें, और ये स्पीकर साहब का एक अच्छा कदम था। तो उस पर अथेंटिक बात जो उनकी डेट्स हैं, कि मेरी डेट नहीं उनकी डेट है, 13 जनवरी को कहा जी हमने अपने काम का आगाज कर दिया। 31 जनवरी को बनाई स्टीयरिंग कमेटी, अब 18 दिन सो रहे बुज़दार साहब। ये सवाल मैंने सब असेंबली में किए हैं, असेंबली पर रिकॉर्ड में मौजूद है। 29 फरवरी को कैबिनेट कमेटी बनती है। यार चाइना में एक तूफान आया हुआ है, ये किसी आम डॉक्टर को पूछे ना, आपको आउटब्रेक आती है सिंध में, अगर मीजल आउटब्रेक होती है ना या कोई और बीमारी आती है, तो सारे सुबह अलर्ट होते हैं, सबको पता होता है हमने क्या करना है, उसको फॉलो कम्युनिकेट करना है। अब ये वबा चाइना में क्या तो पता नहीं, वायरस ने कम्युनिकेट करना है, ये किसको नहीं पता। अच्छा, इनको सबसे पहले जो टेस्टिंग किट्स थी उनका सोल्यूशन करना चाहिए था। उनका क्या सोल्यूशन था? उनका सोल्यूशन ये था कि आप स्टैंडर्ड की किट्स बल्क में इंपोर्ट करते। आपने प्राइवेट लैब्स को खुली छुट्टी दी, और प्राइवेट लैब्स का मैं बताऊं सारा उनका कसूर नहीं है। अक्सर लैब्स जो हैं, यानी शौकत खान समेत, आपने कोई 2-2.5 हज़ार का टेस्ट नहीं किया, जब लागत ही उसकी 2,000 रुपए से कम है, तो आप वो किट्स या तो उन प्राइवेट लैब्स को फ्री दे देते या उनको कहते कि अपना, और वो तैयार थे करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट या इमरान खान साहब बड़ी लैब्स के मालिकान को बुलाते, उन्हें रिक्वेस्ट करते। हमने 2011 में जब इंप्लीमेंट किया था 900 या 800 का जो सीबीसी था, 90 कैसा किया था, बैठ के रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने कहा जी ओके हम तैयार हैं, इस बुरे वक्त में आपके साथ काम करने के तैयार। तो आपको लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है। इस तरह प्राइवेट अस्पताल जो थे उनके साथ लिजॉन कर सकते थे। आप जो अपने सरकारी अस्पताल थे, अब अस्पताल की जब हम बात करते हैं, और मैंने इस पर काफी दफा कंपैरिजन किया तहरीक इंसाफ केपीके वर्सेस पंजाब। अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं आपको 5 मिनट पूरे पंजाब का बता दूं कौन कौन। देखिए, अगर हम शुरू होते हैं लाहौर से, लाहौर में बेशुमार नए अस्पताल बने हैं, सिर्फ 3-3.5 हज़ार बेड का इजाफा लाहौर में है। मुझे केपीके में बताएं कि 7 साल में 1 बेड का इजाफा भी है। मनामा बेदिया अस्पताल गाजियाबाद, मियाँ बीर, रायवेंड, काना,
समनाबाद, उसके बाद पीकेएलआई में आखिर में आता हूँ, सर्जिकल टावर 450 बेड का। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन जो अस्पतालों की है ना, ये स्टैंडर्ड अस्पतालों की है, इनके थिएटर्स मॉड्यूलर हैं, इनका CSSD का सिस्टम, इनका हाइजीनिक का सिस्टम, इनकी लॉन्ड्रीज, यानी ये हॉस्पिटल बना के बस जिस तरह बनते थे CNW से बेस्ट काम करवाया हमने। और ये जरूर अगर आपका अगर कोई वक्त आप विजिट करें, गाजी इल्मुद्दीन 450 बेड सर्विसेज अस्पताल, नीरो टावर 400 बेड का उधर जनरल अस्पताल में, 600 बेड का चिल्ड्रन अस्पताल में इजाफा, फिर शेख ज़ैद की दूसरी मंजिल नामुकम्मल थी, उसको मुकम्मल किया, फिर जो लीवर ट्रांसफर प्रोग्राम था उसको 200 मिलियन दिए कि उनका अपना ICU, अपने थिएटर्स बने। PAC की जो इमरजेंसी थी वो एप्टमा, अल्लाह उनका भला करे, टेक्सटाइल वालों का 50 करोड़ रुपया उन्होंने दिया, उन्होंने हुकूमत पे इत्मीनाद किया, मगर उसके बाद सीटें क्रिएट किया, 50 करोड़ उसका साल का खर्चा है। ये तो वो ADP स्कीमें जो हुकूमत ने करनी है। नहीं, मैं कंपैरिजन ADP पे आऊंगा। PKLI 18-19 अरब का ये सिर्फ लाहौर है। आप अगर साउथ की तरफ सफर करें, साहिवाल का मेडिकल कॉलेज, मैं रनाला खुर्द करना RSC का जिक्र करूंगा, वो भी नया बना है, या फूलनगर में ट्रॉमा सेंटर बना है, मैं वो डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा, या उकाड़े के दोनों अस्पतालों को बेहतर किया, मैं उसकी भी बात नहीं कर रहा। ये करें ना, बैठ के कोई टिप्स वाइज करें, फिरेंगे कहीं जाएंगे तो पता होगा ना कि शहर में क्या है। शहरों को तो नाम लेने नहीं आते, बदकिस्मत वज़रा कराम को, बशमूल खान साहब को। आप साहिवाल जाए, नया मेडिकल कॉलेज, सर उस मेडिकल कॉलेज को नया बनाया, कई अरब रुपए का, उसकी बिल्डिंग मुकम्मल की, पुराने अस्पताल को रेनोवेट किया, 500 बेड का नया अस्पताल शुरू किया, अभी तक इनसे मुकम्मल नहीं। उसकी बिल्डिंग मुकम्मल थी, उसकी रेडियोलॉजी, उसका जो सीटें क्रिएट होनी थी, उसको जो फंक्शन करना था, ये सब वो बातें हैं जो असेंबली फोरम पे मैं मुसलसल कर रहा हूँ। और जो मेरी इस दफा कट मोशन में 31 मिनट की तकरीर है, जो जनाब स्पीकर ने कहा कि बस कर दे, मैं कहा सर मैं अभी घंटा डेढ़ बोलना चाहता हूँ, मैं किसी जगह रिपीट नहीं करूंगा। मैं आपने भी तो देखिए ना, जिना हॉस्पिटल का जो बर्न सेंटर था वो भी आपने रोका। देखिए ये तो बर्न सेंटर जो है ना, वो हमारे दौर में मुकम्मल हुआ और कई साल पहले मुकम्मल हुआ। मैं जब 2012 मैंने टेकअप किया, हुआ बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन 2012 में जब मैंने इसको टेकअप किया, 2014 से फंक्शनल कर दिया। आज लाहौर में आपको पता है, पाकिस्तान का वाहिद शहर है लाहौर जहां 2 बर्न सेंटर है, एक जना का और एक जो मियां का सर्जिकल टावर है, उसका पूरा फ्लोर। वो वक्त था कि जब आपके पास वेंटिलेटर्स होने चाहिए। वेंटिलेटर में एक चीज कहूंगा अब्राम भाई, मैं कैलकुलेशन के साथ आऊंगा और मेरी बात का दे जवाब, ये 15 दिन महीने बाद आ जाए आपके प्रोग्राम में, मेरी बात का जवाब दें। पहले हम पंजाब का सफर मुकम्मल कर लें ताकि एक दूं, फिर मैं वेंटिलेटर्स पे आऊंगा, वो भी मैं आपको तादाद बताऊंगा। साहिवाल नामुकम्मल इंस्टीट्यूट का, मुल्तान का किडनी इंस्टीट्यूट मुकम्मल हमने किया, इंडस के वाले किया, रीजनल ब्लड सेंटर वहां पे बनाया, डायरेक्ट टेस्ट लैब बनाई, वैक्सीनेशन का वहां पे स्टोर बनाया, शवाशी अस्पताल बनाया 150 बेड का, नश्तर को मेडिकल यूनिवर्सिटी किया, जो चिल्ड्रन अस्पताल था उसका 150 टावर बेड का नया बनाया, वहां पे NGO भी बच्चों की होती है, MRI मशीन थी वहां पे। मुजफ्फरगढ़ में 410 बेड का तैयब बर्दगान, वो अस्पताल देखें प्राइवेट से बेहतर है, और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को भी बेहतर किया, DG खान मेडिकल कॉलेज, DG खान पुराने अस्पताल को बेहतर किया, फोर्ट मिजरों का बनाया तहसील अस्पताल, फिर डेरा गाजी खान का फिर 500 बेड का नया शुरू किया HVAC सिस्टम का, और आखिरी जब हमारा टेन्योर था तो उसकी भी स्ट्रक्चर जो था तकरीबन मुकम्मल था, वो भी मैंने इस तरह किया बुज़दार साहब को कि आपने वहां पे अच्छा काम किया, कार्डिक इंस्टीट्यूट शुरू किया, मगर भाई वो अगर शहबाज साहब ने शुरू कर दिया है और आप भी तो कल उनके साथ ही थे, आप बदली तो आप भी उसके साथ बुज़दार साहब बदल गए। आप जब आज तनकीद करते हैं शहबाज साहब पे तो आप अपने पे तनकीद करते हैं, उसे छोड़ देते जमात ना। लेकिन देखिए ना, आपकी जो पार्टी है उसकी उनके बाद में वजह तो है, वो कहते हैं कि ये तमाम प्रोजेक्ट्स जो है, कहते हैं ये ठेकेदारी वाला काम है कि ईंट लगाओ, सरिया लगाओ, परचेज करो, मकसद सिर्फ ये है कि उसमें कुछ ना कोई दुनिया तो किकबैक के केस में सामने आया। शहबाज साहब पे मुझ पर केस क्यों नहीं है? निकालने केस लाएं, हर चीज पे केस नहीं होता। देखिए ना, कोई लोग ईमानदारी से भी काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं भागलपुर। एक आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सवालात के जवाब देने मुद्दलिल बहुत जरूरी है। मैं शहर वाइज जा रहा हूँ, लोधरा अस्पताल नया बन चुका है, वो आप देख लें। भागलपुर चलते हैं। भागलपुर विक्टोरिया अस्पताल नवाबों ने बनाया था, अंग्रेज टाइम में वही अस्पताल रहा 71 साल में। और मेरी बात को करें ना डिनाई, मैं मुंह पे इनके तकरीरें करता हूँ, उसका जवाब दें। कार्डिक इंस्टीट्यूट PAC से बेहतर वहां पे है, किडनी इंस्टीट्यूट बेस्ट वहां पे मौजूद है, 30 बेड का वेंटिलेटर वाला ICU मौजूद है, 410 बेड का सिविल अस्पताल वहां पे मौजूद है, डायरेक्टर स्लैब नहीं बनाई, रीजनल ब्लड सेंटर बनाया। बहालपुर की मैं बात कर रहा हूँ आपको, तो भाई को एक आध आप भी कर देते। अब मुल्तान के इतने आपके प्रोजेक्ट्स, मैंने शहबाज शरीफ साहब के साथ मेडिकल कॉलेज लिया, अस्पताल रेनोवेट किया। नहीं, आप मेरी सुन ले, मेरी जान किया। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ जनाब, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मेरा एक नुक्ता वहां का अस्पताल, नुक्ता यह है कि आपने दूध की नहरें बहाली नहीं, बिल्कुल ऐसा एक हॉस्पिटल ऐसा जहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मैं इसका सर्विसेज हॉस्पिटल, आप ये देखना, आपकी अपनी लीडरशिप वहां पे एडमिट हुई, लेकिन वहां पे कार्डिक यूनिट मैं आपको बताता हूँ।
गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ की बीमारी क्या है? उनकी बीमारी है एट्रियल फाइब्रिलेशन। आपको पता है मैं भी उसी का शिकार हूँ। उस बीमारी के जो स्पेशलाइजेशन है वो पाकिस्तान में बहुत कम है ना होने के। उसका जो प्रोसीजर है वो AFIC में होता है पिंडी में। लेकिन कोई भी शख्स, एक सेकंड मियां साहब को साइड पे कर दे, पाकिस्तान का मैं हर उस शख्स से पूछता हूँ जिसके पास 4 पैसे हैं, वो अपना इलाज, उसका राइट नहीं है कि वो कहीं भी कराए जाके। बिल्कुल है। पहली बात ये है, अगर वो स्पेशलिटी, देखिए मुल्क में हेल्थ पे काम करना चाहिए था ना, हम तो अपने जवाब दे रहे हैं अस्पताल का। मुझे बाकी बताए ना 7 साल में भी PTI जो, देखिए आप मुझसे सवाल इसलिए पूछ सकते हैं कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप एक न्यूटन हैं, आप PTI से या उनसे मेरा सवाल है कि KPK में 1 यूनिट को नहीं मुकम्मल हुआ 7 साल में, पूरे KPK में चिल्ड्रन अस्पताल को नहीं है, नया मेडिकल इंस्टीट्यूट। यार NSC के तहत पैसे तो सबको मिलते हैं भाई, क्या KPK को नहीं मिल रहे? पंजाब को मिल रहे हैं तो KPK को भी तो मिल रहे हैं ना, तो आपने एक बेड का इजाफा क्यों नहीं किया? इसका क्यों जवाब नहीं देते? लीवर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं शुरू किया आपने KPK में? बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपने क्यों नहीं शुरू किया वहां पे? आप तो शुरू नहीं उसको कर सके, सिर्फ उस पे तहरीक इंसाफ का झंडा छाप के, जो पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए था, पूरे मुल्क में बांध दिया गया। 20 लाख फैमिलीज को हमने पंजाब में दिया था। अच्छा, पंजाब में आप क्या समझते हैं? तो आपका अगर एक पार्टी का भी है, एक नैरेटिव है खान साहब के बारे में, अगर हम बतौर एक हेल्थ मिनिस्टर, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर वर्सेस मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप क्या समझते हैं कि वो फेल हो गई हैं या वो बाख्तियार नहीं है या क्या इशू? एक तो मेरा ख्याल इख्तियारात का भी मसला है। मैं खातून की रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं उनको कहता भी आप ही हूँ। जमाती इख्तलाफ अपनी जगह होता है, लेकिन एक दूसरे का एहतराम करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब मैं कोई क्रिटिसिज्म करता हूँ तो मैं ईमानदारी से करता हूँ। वो मेरी जिम्मेदारी है कि अपनी जमात का मौक़िफ़ जो है मैं असेंबली में और मीडिया में बयान करूँ। वहाँ पे ना उनको लिहाज करना चाहिए ना मुझे करना चाहिए। लेकिन मैं इन पर्सनल इसलिए कंपैरिजन नहीं करता कि हो सकता है बहैसियत इंसान मुझसे बहुत बेहतर हो, उम्र भी मुझसे बड़ी है, तो मैं ऐसा उनकी शख्सियत को मैं नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब तक वज़ीर आला या वज़ीर आज़म को खुद काम की समझ ना हो, यानी मेरे पीछे अगर शहबाज साहब ना होते, अब क्यों हेल्थ में शहबाज साहब की जरूरत है? CNW मेरे अंडर नहीं है, फाइनेंस मेरे अंडर नहीं है। अगर कोई एसोसिएशन का इशू है तो कंपिटेंट, जब तक कप्तान टीम जो है ना, टीम का कप्तान, वो आपको बैक नहीं करेगा ना, तो आप फिर दूसरा प्रोफेसर साहब को चाहिए भागदौड़ करनी, जो वो नहीं कर सकें। सिर्फ आप देखें कोविड में मुल्तान गई, वो भी शाह कुरैशी साहब का बयान आया था, उस बयान की वजह से मेरी बहन आपको चाहिए नहीं था कि फेल हो गई है या क्या है? आप मैं कोई ऐसा लफ्ज मैं ऐसा लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं समझता हूं ओवरऑल पूरी तहरीक इंसाफ डिमांड आप करती हैं? नहीं, मैं रिजाइन का उनसे नहीं करूंगा, लेकिन तहरीक इंसाफ पूरी ही फेल हो चुकी है। मेरा टारगेट में प्रोफेसर साहबा की अगर अपनी किसी कम काम करने की वजह से नहीं काम हो सकी, लेकिन उसमें अगर कहें तो अकेला उनका नहीं, बुज़दार साहब और इमरान साहब ने, चूंकि बुज़दार साहब को लाए हैं और इमरान साहब पंजाब को खुद देख रहे हैं, तो बराह रास्त इमरान साहब और बुज़दार साहब इससे एक ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर हम सियासत पे बात करते हैं कि खान साहब क्या कर रहे हैं, बुज़दार साहब क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक है, उसके बाद दोबारा जिसने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की खिदमत की हमने ठान ली। इस मुश्किल वक्त में मुगल लैब्स में बाकी तमाम टेस्ट्स के साथ साथ होम सैंपल कलेक्शन फैसिलिटी के बाद अब मुगल लैब्स ऑफर कर रहा है ड्राइव थ्रू कोविड-19 टेस्ट अप्रूव्ड बाय पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। मेन ब्रांच जौहर टाउन, शादमान ब्रांच ऑपोजिट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डिफेंस ब्रांच नियर आदिल हॉस्पिटल। खिदमत में मगन, अ प्रोजेक्ट ऑफ मुगल आई हॉस्पिटल ट्रस्ट। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। जी, खासा थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे हम जरूर क्या एक सिर्फ मैं आधा मिनट पौना मिनट आपको लेना चाहूंगा। कोविड के हवाले से टेस्टिंग की मैंने बात कर ली, प्रोटेक्शन केस नहीं दिए गए डॉक्टर्स को, उस पर बड़ी आई। सबसे मुझे तो इन पे बड़ा अफसोस है जो इंजेक्शंस पे आप यकीन करें, एक्टेमरा और रेमडेसिविर, ये वो इंजेक्शंस हैं जिन पे लोगों को फकीर बना लिया गया। मेरी अपनी मदर इन लॉ फौत हुई, मुझे वो इंजेक्शन उनकी डेथ से 3 घंटे बाद मिला, 4 दिन कोशिश के बाद, और कोई पाकिस्तान का दरवाजा ऐसा नहीं जो मैंने खटखटाया ना हो। रेमडेसिविर का इशू यह था उसकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में होनी थी, अब जुलाई के एंड में वो आ रही है प्रोडक्शन। 3 माह खान साहब ने, जफरुल्लाह साहब ने उसको लेट किया, उसकी 1.5 माह फाइल जो थी कीमत का तयन नहीं हुआ,
गजब खुदा का, बांग्लादेश अगर फरवरी में प्रोडक्शन शुरू करता है और पाकिस्तान में वो टीका बन सकता है, बन रहा है, 15 दिन बाद प्रोडक्शन उसकी आ रही है, उसकी कीमत का तयन करना था टीके का और 7-8 फैक्ट्री से काम शुरू कर देना था और 2-2.5 माह पहले वो इंजेक्शन आ सकता था। सर उस इंजेक्शन के लिए रात मैंने किसी को अरेंज करके दिया है, सुबह एक टीका इंजेक्शन किसी को अरेंज करके दिया है। सर देखें, कोई मुझसे या आपसे रब्ता कर ले, हजारों ना रब्ता कर सकें। तो ये वो है। और फिर काफी बातें हैं, अगर हम सियासत पे अब कहते हैं, ये तो गौसल देना इतना बड़ा इशू था कि मैं आपको बता नहीं सकता। हजारों लोगों को तदफीन कर दी गई, बच्चे बच्चियां, उनके बहन भाई। अब जाके 4 दिन पहले हुकूमत पंजाब ने उसको नोटिफाई किया यार आपने फरवरी मार्च को ये काम करना चाहिए थे, वो काम जो आप 4 माह पहले करने हैं आप आज कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ लोगों को बीमारी का रहम करम पे डाल दिया गया। अच्छा हाँ सर, ये बताएं कि आपकी पार्टी की पकड़ दखल, पीपल्स पार्टी के भी लोग जो है वो अंदर हैं, इसका सियासत में फायदा होगा? अंदर सियासत में, इलेक्शन पॉलिटिक्स में लोगों की हद तक तो फायदा हो सकता है, लेकिन जो मुल्की माहौल है सियासी वो बहुत गंदा हो चुका है और बहुत ही टेंशन वाला माहौल है। मैं जाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को अफोर्ड ही नहीं करता कि हम टेंशन और नफरतों के साए में पले। 71-72 साल में आज मुल्क वहां पहुंच चुका है। 2 साल में कर्जे देखें, कहां 5-6 साल के कर्जे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के और कहां तहरीक इंसाफ के कर्जे जो हैं, कर्जे बिल्कुल बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। 2 साल से बिजनेस बिल्कुल नीचे गया है, टैक्सेशन में फेल हो चुकी है हुकूमत। और ये वो फिगर्स है, 5500 अरब इकट्ठा करना था, 35-3600 अरब इकट्ठा किया। यही वजह है कि सूबों को पैसे कम मिल रहे हैं, एडीबी में पैसे आधे मिलते हैं जो आप अनाउंस करते हैं। ये सब बातें जो असेंबली के फोरम पे कर चुका हूं। तो गवर्नमेंट का बेसिक काम ये होता है कि आप टैक्सेशन का निजाम बेहतर करें, अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें। तो आप मुझे बताइए, आटे का मामला हो, चीनी का मामला हो, पेट्रोल का मामला हो, कोई हो चीज, उसमें हमेशा यूटर्न लिया जाता है। तो जो गवर्नमेंट बार बार यूटर्न लेती है और मईशत को तबाह कर रही है, वो गवर्नमेंट सस्टेन कैसे कर सकती है और पाकिस्तान कैसे मुकम्मल हो सकता है? वो कहते हैं कि जी सस्टेन बिल्कुल ऐसी हुकूमत कर सकती है जो बैड गवर्नेंस हो। वो कहते हैं कि ओपोजिशन वीक हो, कमजोर हो, जो इस वक्त है ऐसे हुकूमतें चलती हैं। देखिए, ऑपोजिशन को तो टारगेट किया गया ना, इस लोगों की पकड़ की गई कि बोल कोई ना सके और बोलने लोग कम से कम रह जाए, क्योंकि अपना जो उनका अमूरी हुकूमत है वो इंतहाई नाकाम अमूरी हुकूमत है। और 2-2.5 साल में ये चीज साबित हो गई है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान को कामयाबी से लेके नहीं चल सकते। जाहिर है जब इलेक्शन होंगे 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, उन इलेक्शन में अवाम ने फैसला करना है इस बात का। लेकिन ऑपोजिशन जिस हद तक अपना मौकफ असेंबली के फोरम पे, मीडिया के फोरम पे, जंदा में डाल के, जेलों में डाल के, तारीखों में जाके हम तो अपनी आवाज है मुसलसल बयान कर रहे हैं, अपना जिम्मेदारी जो है जिस हद तक अदा कर सकते हैं वो अदा कर रहे हैं। तो क्या फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या वे फॉरवर्ड, अर्ली इलेक्शन? वे फॉरवर्ड अगर आप मुझसे पूछें एज ए पाकिस्तानी के, तो वे फॉरवर्ड तो ये है कि सब लोग मिलकर बैठे और सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठे और पाकिस्तान का 20-25 साल का रोड मैप दें। वो तो कहते हैं डाकू चोर है, हम इनके साथ कैसे बैठे? देखिए डाकू, देखिए वरना तो शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में अपोजिशन लीडर उन्होंने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें हमारे साथ। गुजारिश ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब हो या शहबाज साहब हो या बाकी हमारे पीपल्स पार्टी के भी लोग हों, अब हमें बताना कि इन दोनों जो हमारी क़यादत है इन पे करप्शन का चार्ज क्या है। एक को आप कामा में फारग करते हैं, दूसरे को साफ कंपनी का शोर, मुझे साफ पानी कंपनियां सारी काम कर रही हैं। 56 कंपनियों का जो शोर हमारे एक बड़े आला मुनसफ ही मचाया करते थे और ये बातें हुकूमत भी किया करती थी, उन्हीं कंपनियों के थ्रू काम सारा कर रहे हैं आप। तो ये प्रोपेगेंडा था एक सियासी, तो काम हम उन्हीं तर्ज पे कर रहे हैं जो मियां साहबान का तर्ज हुकूमत था। और वो चूंकि कौवा चला हंस की चाल अपने भूल गया, आप उसको भी नहीं सही तौर पे चला सकते, क्योंकि आप नकल से अकल चाहिए, आप अकल से भी आ रही है। तो वो एक करप्शन का शोर जरूर मचाया गया था और बड़े बुलंद दावे किए गए थे, वो दावों की कली खुल चुकी है 2 साल में और अपोजिशन ने बड़ा सख्त वक्त बर्दाश्त किया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन कोई बंदा आगे पीछे हुआ है। लोग क्या, आप जाहिर है आप जेल भी रह के आ गए, अब आप हल्के में भी जो है इंटैक्ट हैं अपने लोगों के साथ, क्या पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स आपको नजर आता है कि अगर अर्ली इलेक्शन हो जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में दमखम है कि वो अपनी कम अज कम जो 2018 की जो सीट्स हैं वो बरकरार रख सकेगी? या असल में तो दमखम 2018 में ही था। अच्छा, मगर हवा चूंकि मुखालिफ थी और मैंने अपने इलेक्शन में, अब मैं आपको बताऊं कि मैं एक फकीर के तौर पे अपना रिजल्ट इकट्ठा कर रहा था। आप यकीन करें, मैं एक सियासी कारकुन हूँ, सारी जिंदगी मेरे वालिद की साथ में गुजरी है। मैं अपनी माँ की गोद में था तो मेरा बाप अयूब खां की जेल काट रहा था और मैं तस्वीर को बाप कहता था। जब मेरे वालिद वापस आए तो मैं अम्मी को कहा कि इनको कहें जाएं, ये कौन है?
तो ये बड़ी तल्ख यादें हैं जो मेरी ज़िंदगी के साथ हैं। ये मेरी एक ही कहानी नहीं है, ये इस मुल्क के लाखों सियासी कारकुनों की, और उसमें तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं। मैं तहरीक इंसाफ के भी सियासी कारकुनों को सलाम पेश करता हूँ कि जो एक मकसद ये निकले, चले हमारे एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो है ना। अब जमात इस्लामी हो, फजलुर रहमान साहब हो, या अवामी नेशनल, कोई भी जमात, रीजनल पार्टीज देख लें, इस 71-72 साल की तारीख में, अब मीडिया के आप लोग देख लें, हजारों आपके अपने लोग हैं यार। ये एक मुसलसल सफर है कौम का यार, इसको मजाक ना बनाओ। ये मैं जज्बाती सा बंदा हूँ, लोगों की कुर्बानी है, लोग उन्होंने जाने दिए हैं, अफवाज ने जाने दिए हैं, सिपाहियों ने जाने दिए हैं, रेंजर ने जाने दिए हैं, APS में बच्चे, यानी देखिए 71-72 साल का काफिला है, लाखों लोगों की शहादतें हैं। अगर आज हम उसको मजाक बना लेंगे तो मुझे बताएं वो हमें कौन, अल्लाह माफ करेगा ना ये कौम माफ करेगी। मेरे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में कब आना, या मैंने MP बनना या मैंने मिनिस्टर बनना है। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू है कि मेरे मुल्क ने सर्वाइव करना है, क्या मेरे मुल्क ने इज्जत से इस दुनिया में रहना है या नहीं रहना। कम से कम मुझे से जितने भी सियासी कारकुन है शायद हर जमात में, और मेरे भाई समेत, तो हम थोड़े मायूसी की तरफ भी जा रहे हैं, हम दोनों भाई। और मायूसी इस बात की है कि क्या 72 साल बाद मुल्क को इस हालत में होना था। वो फैसला कहना कि ये दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। वो कहते हैं कि ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं, फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई। वो मंजिल नहीं आ रही, मंजिल बड़ी दूर हो गई है। जेल ने आपको शायर बना दिया? नहीं, शायर नहीं बना दिया, बहुत दुखी हूं मैं अपने मुल्क। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है, मुझे कोई मसला नहीं है मेरी जिंदगी का। मुझे आप जैसे प्यार करने वाले दोस्त मौजूद हैं हज़ार की तादाद, मैं खुशहाल शख्स हूँ, मुझे रोटी का मसला, मुझे अल्लाह ने बोला, मेरा कोई मसला नहीं। मेरा मसला है वो गरीब जो गधा गाड़ी चला रहा है या जो मजदूर चौक में बैठा हुआ है, मतलब उसकी किस्मत है यही है लिखना। मायूस आप और साद भाई हैं सब पॉलिटिकल सिनेरियो से। अब पॉलिटिकल सिनेरियो से, सिस्टम से, जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है, तो उसका जो ड्राइवर है जी, वो हम सब जिम्मेदार हैं, उसमें अदारे भी जिम्मेदार हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार हैं। हमने भी गुड गवर्नेंस की, मुस्लिम लीग ने, हम उससे बेहतर काम कर सकते थे। और जब मैं ये कहता हूँ ना, तो मैं अपनी क्यादत का नहीं कहता, मैं आप सबकी बात करता हूँ, ऐसे होल बात है। ये सिर्फ बड़े मियाँ साहब की या शहबाज की जिम्मेदारी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, VN क्यादत का जरूर होता है, पर VN अपना नहीं होता। मैं गधा हूं जो घर से आया हूं, मैं भी सियासी कारकुन हूं। उनका VN लेना है, उस VN को बेहतर करना है, उसको बड़े कैनवस पे लाना है, फिर अपनी अक्ल उसमें शामिल करनी है। तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के जो वुज़रा कराम है वो भी एक्टिव नहीं होंगे, उनके पार्लियामेंटेरियन एक्टिव नहीं होंगे और एक किरदार के साथ पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, तो लोग कहें यार रोल मॉडल जा रहा है, वो बताएं सियासत में इज्जत होगी। ड्राइवर ने कुछ सीखा नहीं, जो पाकिस्तान की जो हमारी जो ये सारी गाड़ी चला, अल्लाह करे सीख जाए सारे। ख्वाहिश तो यही है, और सब मिल जाए, सब मिलकर बैठे, अदारे भी बैठे, पॉलिटिकल पार्टीज भी बैठे, पाकिस्तान का सोचें, अपने खोल से बाहर आए ना सारे। 22 करोड़ बदकिस्मतों का सोचें करना क्या उनका बेचारों का। वो जो 22 करोड़ रांदा दरगाह है, सोचें 20-25 साल बाद मुल्क कहां पे होगा। 23 लाख बच्चा पंजाब में हर साल आ रहा है। आबादी का तनासुब देख लें, वसाइल देख लें, कर्जे के बढ़ते हुए हालात देख लें, एक्सपोर्ट इस साल कंप्रोमाइज हो जाएगी, रेमिटेंस इस साल कंप्रोमाइज हो जाएगा। छोड़ दें इस्लामी के लिए तहरीक इंसाफ या मुस्लिम लीग, बताएं कि मेरे और आपके जिन बड़ों ने ये मुल्क बनाया था, यकीन करें अगर उन्हें पता होता कि 71 साल में इस मुल्क का हम सब ने मिलकर ये हाल करना है, वो जज्बा ही ना होता उनमें। और ये बड़े 10-20 जो 50 लोग बैठे हैं, माफ कर दें, और खुदा का नाम है जो हुकूमत में है या अदारों में है, ये मिलके इस मुल्क को काम करें। आपका जाहिर है, आप अवाम की नब्ज़ पे आपका हाथ है, मिलते हैं, उनके दुख सुख सारे शेयर आप करते हैं, आप जाहिर है उसका एक फीडबैक है, इस वजह से आप जज्बाती भी हैं। आप बहुत जज्बाती एक है, लेकिन मुझे थोड़ा लीडरशिप का भी तो देखें ना। अब हम लीडरशिप देख लें, लीडरशिप पर मुख्तलिफ तरह के इल्जाम हैं, इतना हुकूमत भी की, लेकिन सोसाइटी, हम होल सोसाइटी बन नहीं सके, एक ऑर्गेनाइज मुआशरा नहीं बन सके। मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क में 11,000 मेगावाट बिजली दी। उस 11,000 मेगावाट का $बिलियंस के प्रोजेक्ट है। उस $1 बिलियन में कोई बात सामने लाओ ना यार। देखिए कहना बड़ा आसान है, ये टीटी लगा ली, और भाई टीटी जो थी वो पूरा मुल्क लगा रहा था। उस वक्त हर मुल्क के कारोबारी बंदे को चीज की इजाजत थी कि आप बाहर से पैसा लाओ था उस पर। हाँ, वो कारोबारी लोग हैं, 70 साल वो बिजनेस कर रहे हैं, अरबपति लोग हैं वो। आप 2 फ्लैट की उनकी बात करते हो, इस मुल्क में जो 4-5 हजार और पनामा केस थे वो किधर है? हेलीकॉप्टर केस का खान साहब का भी अगस्त 2018 के नोटिस के बाद वो केस का क्या बना है, बताए ना अदारे जरा। और खान साहब की पेशी हुई है दोबारा, मुझे बताइए। चीनी, आटा, बिजली, तेल, क्या बना इस केस का? उसका मेट्रो जो उन्होंने बनानी थी 8 अरब की, जब ऑपोजिशन में थे कि 5 अरब की, असद उमर साहब ने कहा था 3 मेट्रो बन गई उन पैसों में, वो मेट्रो को नहीं बन रही। अदारे चुप, इदारे जवाब देना इस बात का। मैं पाकिस्तानी हूं, मेरा राइट है कि मैं सवाल पूछूं, मुझे जवाब दें इस बात का। जो तहकीकाती इदारे आप क्या कर रहे हैं भाई? केस क्यों चुप करके रखे हुए आपने? और अपोजिशन के केस आप बाहर क्यों निकालते हैं?
और शहबाज साहब ने ऑरेंज लाइन मेट्रो में, आप जमानत पे हैं, अभी आप पे जवाब मांग रहे हैं। नहीं मुझे अब बात, तो फिर क्या करूं मुझे बताएं, फिर मैं छोड़ देता हूं। एक तो आप छोड़ दूं ना, मुर्दा बन जाऊं। एक और चीज, शहर खमोशा में दाखिल हो जाता हूं, फिर मैं शहर खमोशा ही है ना ये। जाहिर है, जब हम बेइस हो जाएंगे, हम शहर खमोशा चुप हो जाते हैं। अच्छा खान साहब, अब चूंकि जाहिर है, अब जो मौजूदा जो सूरत है, जो आपने 71 साल की बात की कि अगर उनको पता होता कि आज ये हाल होता तो वो बनाते ना पाकिस्तान। लेकिन अब ATMs का बहुत ज्यादा जो है ना वो रोल जो है वो पोलिटिकल पार्टीज में, सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया। अगर आज ख्वाजा मोहम्मद रफीक शहीद आपके वालिद मोहतरम होते तो आज की सूरत आप देखते और उस वक्त का एक नजरियाती बंदा तहरीक पाकिस्तान से लिंक है, एक मोहब्बत है, एक नजरिए पे वो काम कर रहा है, तो क्या सोच रही होती है? वो बिस्किट होते वो तो सांस ही बंद हो जाता। इस माहौल में कोई सियासी कारकुन तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये तो हमें मानना पड़ेगा पाकिस्तान के तमाम अशराफिया को कि हम सब लोग जिम्मेदार हैं इस बात के कि इलेक्शन में सियासी कारकुन नहीं आ सकता। इसलिए आप देखें सियासी कारकुन नापीद होते जा रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। सियासी कारकुन तो एक सियासी कारकुन को डिफाइन जब आप करते थे ना, जो सियासी कारकुन थे 50 साल पहले, 60 साल पहले या 40 साल पहले, अब वो नस्ल नापीद हो रही है। लॉस हुआ। ATM के बगैर सियासत चल सकती है? भरपूर हो सकती है ATM के बगैर, बिल्कुल भरपूर है। ख्वाजा रफीक मोहम्मद आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ख्वाजा रफीक शहीद जैसे लोग हैं अभी? सर हैं लोग इस मुल्क में, ऐसे भी लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में। मैं देखें जब मैं बात करता हूँ ना, मैं इसलिए बैलेंस करता हूँ, हर सियासी जमात जमा या नफी उसने एक शौर दिया लोगों को। बेशुमार ऐसे पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं जो ऑनेस्ट भी हैं और जो बगैर ATM के करते हैं। इसका मतलब अब वो उम्मीद है आपको अगर हम उस तरफ जाएं? उम्मीद है। पाकिस्तान एक बहुत ही जरखेज मुल्क है, बहुत ज़हीन और काबिल लोग मौजूद हैं, मगर एज ए नेशन हमें अपने आप को अपने गिरबानों में जान के अपने आप को बेहतर करना है। खान साहब बहुत शुक्रिया आपसे, आइंदा भी बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने मेजबान इब्राहिम लकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।